नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खास करके अगर बात किया जाए तो जो पूरा भोजपुर का बेल्ट पड़ता है और उसमें भी खास करके छपरा। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, चूंकि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छपरा में एक सभा में इस बात की घोषणा की कि जल्द ही यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब यह बात जो है निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी एरिया, चाहे वो सारण, सीवान का, गोपालगंज का एरिया पड़ता है, उस जगह से एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकता है। तो आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि सर बिहार में जो एयरपोर्ट की संख्या है, एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या रीजनल कनेक्टिविटी है, उस पर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर तैयार कर दीजिए। तो चलिए, आज वो अच्छा मौका मुझे मिल गया। मैंने आपसे वादा किया था। तो छपरा एयरपोर्ट के विषय में यहाँ पर क्या किस तरह की बातें की गई है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा, इसके साथ साथ आज के लेक्चर में आपको ये दिखने वाला है कि बिहार में कहां कहां एयरपोर्ट है, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहां पर तैयारी चल रहा है, रनवे कितना है, किसको कितना बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, कहां कहां पर एयरपोर्ट जो है वह प्रस्तावित है, यानी कि आने वाले 2-3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी, जो उड़ान योजना की बात करते हैं, उड़ान योजना, उड़े देश का आम आदमी, तो इस योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत कितना बढ़ाया जा रहा है एयरपोर्ट की संख्या बिहार में, वो देखेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार काम कर रही है एयरपोर्ट को लेकर के, आने वाले समय में बिहार के हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर एक एयरपोर्ट होगा। यानी कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? 38। तो आप सोच सकते हैं, मैंने कहा हर दूसरे एयरपोर्ट पर, तो लगभग बिहार में जो एयरपोर्ट की संख्या हो जाएगी वो 15 से 16 तक देखने को मिलेगा। और ये अगर थोड़ा और बढ़ता है तो ये 19 तक भी चला जाएगा। तो मेरा कहना जो मैं पहले से कह रहा था, वो देखिए, संख्या एयरपोर्ट का बिहार में लगातार बढ़ाया जा रहा है। छपरा पर भी बात करेंगे, छपरा की क्या कंडीशन है उसको आराम से हम लोग समझेंगे। बाकी भी पूरे एयरपोर्ट को आज विस्तार से समझने वाले हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस रिपब्लिक डे पर आपको एक बहुत बढ़िया तोहफा दे रही है। ध्यान रखना है कि ये 28 जनवरी 2026 तक ही वैलिड है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज की बात करेंगे तो 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करेंगे तो 85% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली, प्रयागराज दोनों ही जगह पर, ब्रांच पर यह सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर और आपको वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है। आप इस पर जुड़ करके, कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए विस्तार से, फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान देना है, 28 जनवरी तक ही ये वैलिड है। बिहार की सभी बंद चीनी मिल फिर से चालू होगी। अब चीनी मिल पे आज मैं इसीलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं साथियों, क्योंकि हमने पहले ही इस पर विस्तार से चर्चा किया है। फिर से एक बार डिप्टी सीएम जो है इस चीज को रिपीट करते हुए नजर आए हैं। अच्छी बात है कि जल्द से जल्द तमाम चीनी मिल जो बिहार में बंद पड़े हैं उसको शुरू कर दिया जाए। और यह होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ढेर सारे रोजगार तो उत्पन्न होंगे ही, और रोजगार उत्पन्न होंगे तो जो ये पलायन की समस्या बिहार में सबसे बड़ी है, वह पलायन वहां से कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। पीसीएस चैनल पर ऑलरेडी ये लेक्चर है, आप देख सकते हैं। आज जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का विषय है वो है छपरा। और छपरा में एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई है। ऐसा नहीं कि घोषणा होगा, घोषणा कर दी गई है। और खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान कर दिया है। अब किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेगा उसको लेकर के हम देखेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में अभी समृद्ध यात्रा चल रहा है ना। तो समृद्ध यात्रा के तहत सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री और कौन है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। एक तो सम्राट चौधरी का मैं बता ही रहा हूं। तो समृद्धि यात्रा के तहत वो कहां पहुंचे थे? छपरा। और उन्होंने वहां पर कहा बहुत सारी बातें कि बिहार को किस तरह से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शिक्षा, सड़क हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली, ये सब चीज तो किया ही जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम बात करते हैं। लेकिन अब जो इस बार इस 5 साल के कार्यकाल में बिहार केवल यहीं तक इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर रोजगार आप बढ़ाना चाहते
चाहते हैं, उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उस तरह के इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ेगा ताकि युवाओं को दूसरे राज्य ना जाना पड़े। इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए आपको कनेक्टिविटी बेहतर करना पड़ेगा, तभी निवेशक बिहार आकर के निवेश कर पाएंगे और बिहार जो है उत्थान कर पाएगा, रोजगार होगा, पलायन कम होगा। उसी चीज को आगे जोड़ते हुए इन्होंने कहा कि अगर रोजगार चाहिए, अगर यहाँ पर निवेश होता है तो निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो लीजिए, छपरा में भी एक एयरपोर्ट की बात यहाँ पर कर दी गई। तो कुल मिलाकर के देखेंगे सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी तो है ही, लगातार आप देखेंगे बिहार के किसी कोने में आज चले जाएंगे, आज आपको बेहतर सड़क देखने को मिल जाएगा। गांव-गांव, गली-गली तक सड़कों का निर्माण बिहार में अच्छा हुआ है, ये वाकई एक अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी पर बिहार सरकार भी और लगातार भारत सरकार भी ध्यान दे रही है कि किस तरह से एयर कनेक्टिविटी बेहतर किया जा सके। इसके लिए अधिक से अधिक एयरपोर्ट जो है बिहार में वो दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो छपरा में दिया गया है उससे सारण और आसपास के जिलों में अगर देखा जाए तो बेहतर कनेक्टिविटी निश्चित तौर पर होने को मिलेगा, और इससे व्यापार और पर्यटन, लोगों को भी आवाजाही में सुगमता देखने को मिलेगा। सारण इसलिए कि छपरा जो है ना, उसका एक तरह से कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है। छपरा अपने आप में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर निश्चित तौर पर पड़ता है। जैसे कि वैशाली एक जिला का नाम है, और हाजीपुर जो है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हाजीपुर कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी छपरा के कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किस तरह से कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगर इन्वेस्टर आते हैं तो उनको जमीन जरूर चाहिए। तो कहा कि सरकार जो है 1 रुपये में जमीन जो है उपलब्ध करवा रही है। ये कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं का भविष्य है। बिहार में देश की सबसे बेहतर औद्योगिक नीति जो है वह लागू की गई है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए सरकार 1 रुपये में जमीन उपलब्ध करा रही है, जिसको लेकर के एक बीच में विवाद भी हुआ था। भागलपुर में एक प्लॉट दिया गया था, आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ाया हूं, कमेंट करके बताइए वो मैटर क्या था। 15 दिनों के भीतर लोन अप्रूव करने की भी व्यवस्था की गई है। इस नीति का असर है कि अब बिहार में सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक फैक्ट्रियां लग रही है। आज के समय में भारत सरकार ये चाह रही है कि जितना हो सके हम सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय निश्चित तौर पर इसी का रहने वाला है। तो बिहार में अब सेमीकंडक्टर जैसी जो अत्याधुनिक फैक्ट्रियां लग रही है, ये बिहार के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। अब अगर ये होगा तो बाहर से जो बिजनेसमैन आएंगे, ये सब होगा, निवेशक आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको एयरपोर्ट्स की संख्या तो बढ़ानी ही पड़ेगी ना। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्य किया गया है। अगर ये बिहार के मैप जो है साथियों, बिहार के मैप पर हम ये समझने की कोशिश करें कि बिहार में आज जो अभी एयरपोर्ट चालू है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिलान्यास हुआ है, निर्माण है, घोषणा है, इसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चालू है वो कौन कौन से एयरपोर्ट है जहाँ से काम चल रहा है, उस पर एक नज़र बिहार के इस मैप पर डालते हैं। हम जानते हैं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है, और जो कि 9 कमिश्नरी में डिवाइड है। तो ये प्रशासनिक तौर पर बिहार की स्थिति हम समझते हैं। अब चलिए इस मैप पर देखते हैं। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना चलेंगे। पटना में एक एयरपोर्ट है। अब आप लोग मुझे पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और कितने लोग पटना एयरपोर्ट जा चुके हैं पहले ये भी बताएंगे, चूंकि एक नए टर्मिनल का अभी शुभारंभ पटना एयरपोर्ट पर किया गया था और वो काफी चर्चा में रहा था। चलिए, तो एक तो पटना में है, लगाइए यहाँ पर टिक। अब दूसरा अगर देखेंगे तो वह चलते हैं कहाँ पर, गया में। चूंकि पटना के बाद जिस एक जगह पर एयरपोर्ट बना वो कौन सा जगह, गया। तो दूसरा गया, आजकल गया का नाम गया जी है, नाम में तब्दीली हो गया है। मैप वाले पुराने मैप यूज कर रहे हैं, आप जो है नाम सही से एग्जाम में लिखिएगा, खास करके जो लोग अभी मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो नंबर पक्का कटेगा, ठीक है। तो गया जी में दूसरा एयरपोर्ट हुआ। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि चूंकि ये पर्यटन का केंद्र रहा है तो आवश्यक था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है दरभंगा। दरभंगा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दरभंगा की अगर बात किया जाए तो ये तीसरा, मैं जरूर कह रहा हूँ, बिहार के नज़रिए से अगर सही से नागरिकों के लिए वायुयान की सुविधा देने की बात की जाएगी तो तीसरा होगा। लेकिन वैसे अगर वायु अड्डे की बात किया जाए, हवाई अड्डे की, तो दरभंगा पहला है। ना सिर्फ आप समझ सकते हैं कि बिहार में पहला है, बल्कि देश के स्तर पर बात किया जाए, जब देश में एयरपोर्ट्स नहीं हुआ करता था, एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, आज़ादी से भी पहले, तब उस समय 2 कंपनियां यहाँ पर दरभंगा महाराज के पास था। जो उस समय के दरभंगा महाराज थे, ब्रिटिश इंडिया में ही, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी उनके पास 2 एयरप्लेन्स की कंपनी थी।
और वही जो है यहाँ पर ये जो दरभंगा एयरपोर्ट है वही जमीन दान भी दिए हुए हैं। तो ये जो है 1962 का चीन के साथ जब झड़प हुआ था, तो ऐसे जगह जो दरभंगा एयरपोर्ट जो है वह अभी देखा जाए तो वह एयरफोर्स के पास है। ठीक है, एयरफोर्स से ही वो लेकर के विमानन सुविधा दी जा रही है, लेकिन अभी भी एयरफोर्स के कंट्रोल में। कोई भी काम होता है तो एयरफोर्स से एनओसी लेना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। इधर क्या है, नेपाल है, और नेपाल के ऊपर क्या है, चाइना। तो जाहिर सी बात है ये एरिया संवेदनशील हो गया ना हमारे लिए, इसीलिए यहाँ पर एक हिडन एयरपोर्ट रखा गया था। नागरिकों को सुविधा नहीं दी जा रही थी, लेकिन पटना, गया, बाकी जगह से बहुत पहले दरभंगा में एक एयरपोर्ट बना हुआ था, बस वहां पर नागरिकों की सुविधा नहीं थी। ठीक है, वो बस हिडन था। आपको देश के वायु यान का जो मैप देखेंगे उस पे दरभंगा दिखता नहीं, जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा था संवेदनशील। अब धीरे धीरे इसको ओपन कर दिया गया है, लेकिन एयरफोर्स है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। साथियों, यह भी किया गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट को, चूंकि अभी जो हमारे पास एयरपोर्ट था पहले पटना और गया, इसका रनवे बहुत छोटा है, तो अंतर्राष्ट्रीय विमान, बहुत बड़े विमान जो आएंगे वह यहाँ पर लैंड होना और टेक ऑफ होने में, आप अगर एयरपोर्ट पर गए होंगे पटना और गया वाले, तो आप देखे होंगे कि कठिनाई होता है। तो इस वजह से दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो अपने आप में बहुत विशाल है। और दरभंगा एयरपोर्ट का जो रनवे है, चूंकि वो महाराज का जमीन था पहले से, तो वो बहुत बड़ा एरिया है, तो ये रनवे बहुत बड़ा है। अब थोड़ा सा और प्लॉट लिया गया है, जो भूमि अधिग्रहण किया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर राज्य का पहला इंटरनेशनल पूर्ण रूप से एयरपोर्ट तैयार किया जाए। चूंकि पटना और गया में भी अंतर्राष्ट्रीय वायुयान आता है, लेकिन वो कनेक्टिविटी से पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। दरभंगा जो है बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है, और पहले से यहाँ से काम चल रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी है, कई जो है एयरलाइन से वहाँ पर अपनी सुविधा दे रही है, और तेजी से इसे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर अभी आप जाएंगे दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ, तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर दिन रात काम होता हुआ आपको दिख भी जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया दरभंगा, ये 3 चालू है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, ध्यान रखिए, चुनाव से घोषणा होने से ठीक पहले एक एयरपोर्ट का शुभारंभ और किया गया है ना, वह एयरपोर्ट कहाँ है, पूर्णिया। तो ये 4 एयरपोर्ट हो गया। हालांकि पूर्णिया जो है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से सुविधा वायुयान का शुरू हो चुका है, और ये सीमांचल के एरिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये 4 एयरपोर्ट जो है वह अभी पूरी तरह से कार्यरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उद्घाटन होगा, शिलान्यास चल रहा है, नहीं, यहाँ कार्य चल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर हमेशा ही कुछ ना कुछ विस्तार होते रहता है, तभी सभी जगह पर कुछ ना कुछ विस्तार हो रहा है। अब इसके अलावा मैं और कुछ चीजें आपसे बात करना चाहता हूं, जहां जहां पर बिहार में घरेलू एयरपोर्ट है, जैसे पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया, तो मैंने आपको बता दिया। आने वाले समय में कुछ और जगह पर एयरपोर्ट्स की बात की गई है, जिसमें एक एक करके जरा हम चर्चा में लाते हैं। जैसे कि घोषणा की गई कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट्स दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दरभंगा के पास पहले से ही प्लॉट था, मुजफ्फरपुर के पास पहले से ही हवाई अड्डा है, जमीन है, मतलब इसके पास। तो भूमि अधिग्रहण बहुत बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता नहीं है, शुरुआती कोशिश करने के बाद यहां पर काम चल जाएगा। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में पहले ही, चुनाव से पहले ही अप्रूव कर दिया गया है, आपको जल्द ही यहां पर काम शुरू होता हुआ दिखेगा। मुजफ्फरपुर के बाद अगर देखा जाए तो भागलपुर में भी, यहां पर जो है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क कैपिटल कहते हैं बिहार का, वहां पर भी एयरपोर्ट्स की बात कर दी गई है, स्वीकृति दे दिया गया है। जिस तरह से दरभंगा के पास जमीन पहले से था, पूर्णिया के पास पहले से था, मुजफ्फरपुर के पास है, साथियों भागलपुर के पास पहले से ही प्लॉट है। थोड़ी सी और जमीन की आवश्यकता बस पड़ेगा, लेकिन भागलपुर में ये हो जाएगा। और भागलपुर में चूंकि अडानी सीमेंट फैक्ट्री बहुत बड़े स्तर पर लग रहा है, इसीलिए एक एयर स्ट्रिप जो है, एयर स्ट्रिप कह रहा हूं, एयरपोर्ट नहीं, एक एयर स्ट्रिप अडानी का जहां पर लग रहा है प्रोजेक्ट ना, वहां पर बिहार सरकार से अप्रूव लेकर के अडानी ग्रुप खुद बनाएगी, और उसमें शायद सरकार कुछ सहायता दे रही है। तो वहां चूंकि जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब आएंगे। चूंकि भागलपुर में काफी इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, इसलिए इस बात की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर को वैसे भी डेवलप करना बहुत जरूरी है, और खास करके देखेंगे भागलपुर का सबौर का एरिया वो
वो बहुत बेहतर करता जा रहा है। इसके अलावा मुंगेर की बात की जाए, मुंगेर में आजकल जो है ना AK-47 वगैरह जो बनने की बात की जाती है, हालांकि इसको गन कैपिटल कहा जाता है, बिहार का कट्टा बनने वाला जो जानते हैं ना वो यहाँ पर बहुत होता है। लेकिन इस एरिया पर जो है AK-47 और बाकी जो अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है उसको बनाने को लेकर के डील हुआ है। यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है और इसको योग सिटी भी बिहार का कहते हैं, योगा सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी एयरपोर्ट की बात की गई है। इसके अलावा रक्सौल में बात की गई है। रक्सौल कहाँ पर पड़ता है? ये पूर्वी चंपारण वाला जो एरिया पड़ता है वहां पर। इसके अलावा जो है यहाँ पर पश्चिम चंपारण में भी चुनाव से ठीक पहले कहा गया। पटना के बगल में बिहटा पड़ता है साथियों, तो बिहटा में भी एयरपोर्ट की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो दरभंगा के दो छोर पड़ जाते हैं, एक सहरसा और दूसरा सुपौल, सहरसा और सुपौल में भी एयरपोर्ट होता हुआ दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे चीजें आपको ना जगह जगह जितनी सारी चीजें मैं बताया हूं यहाँ सब पर एयरपोर्ट बनने वाला है। और इसके अलावा जो आगे चल करके बातें की जा रही है वह सारण यानी कि जो छपरा वाला एरिया पड़ता है उस एरिया में भी हमें एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बिहार का रीजनल कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कई जगह और चर्चा में बात है, कुछ लोगों का डिमांड है कि कटिहार में भी एयरपोर्ट हो, कहीं कहीं रिपोर्ट यह भी देखा गया है, कुछ लोगों का डिमांड है कि बेगूसराय में भी एयरपोर्ट हो, ऐसा ही एक जगह पड़ता है जोगबन्नी, वहां पर एयरपोर्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार जो है, बीरपुर भी एक डिमांड में है। कुल मिलाकर के ये चीज़ें देखी जा रही है कि और कहाँ कहाँ एयरपोर्ट दिए जा सकते हैं, चूँकि कहा गया है कि आने वाले समय में बिहार में तकरीबन एयरपोर्ट की संख्या जो है वो 15 प्लस होने वाला है। गोपालगंज में भी डिमांड है। तो ये सारे चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलेगा। सीतामढ़ी में आप जानते हैं कि पुनौरा धाम में माँ सीता की एक भव्य मंदिर की जो है शिलान्यास कर दिया गया है, वो काम चालू है। तो संभव है आपको सीतामढ़ी वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। हालांकि रक्सौल पूर्वी चंपारण में उसके ठीक बगल में एयरपोर्ट तैयारी की जा रही है। तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में रीजनल कनेक्टिविटी की जब आप बात करेंगे, बिहार की क्षेत्रीय एयरपोर्ट की जब बात करेंगे तो वह एक बहुत बड़ा विस्तार लेता हुआ नजर आएगा और दरभंगा पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता हुआ, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दरभंगा को ऑलरेडी दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर टर्मिनल बनाने के, बड़े बड़े टर्मिनल बनाने की काम चल रहा है और पटना गया को भी और विस्तार करने की बातें यहाँ पर की जा रही है। पटना के विषय में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और जान ले, चूंकि पटना के विषय में इसीलिए चूंकि राज्य की राजधानी है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय लगा हुआ है ना, तो इंटरनेशनल ये है, लेकिन आप कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों से यहाँ पर फ्लाइट नहीं आ सकता, क्योंकि वही बात, रनवे यहाँ पर छोटा है। 1973 में स्थापित इसे किया गया था। बिहार का सबसे पुराना और बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, क्योंकि उस वक्त एक ही एयरपोर्ट था। इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और 2 स्तरीय इसका टर्मिनल होगा। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ये एयरपोर्ट 2.5 मिलियन यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा। नए टर्मिनल का उद्घाटन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने किया था और क्या जबरदस्त पटना एयरपोर्ट को बनाया है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से भव्यता दिया है उस टर्मिनल को, तैयार किया गया है। अगर आप पटना एयरपोर्ट जाएं तो जरूर इसको ठहर के थोड़ा सा उसका लुत्फ उठाएं। अब दूसरा, मैं गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करना चाहता हूं। देखिए यहां भी अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है ना, तो इंटरनेशनल आपको यहां भी देखने को मिलेगा। चूंकि गया में मैंने पहले कहा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से गया बहुत जरूरी है और बिहार का दूसरा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा माना गया है। साल 2002 में स्थापित किया गया था। बोध गया से इसकी दूरी जो है 5 किलोमीटर है। चूंकि बोध गया हम सब जानते हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है और बोध गया चूंकि दुनिया भर के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वो सब आते हैं, तो वो गया आते हैं और फिर वहां से जाते हैं। इस हवाई अड्डे में 2 एरो ब्रिज और एयरबेस A3 नॉट विमान संभालने की क्षमता बताई जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका भी विस्तार या तो कर दिया जाए या इसके आसपास में एक एयरपोर्ट दिया जाए। हो सकता है आने वाले समय में नालंदा इसके लिए सुटेबल जगह हो सकता है। ठीक है, दरभंगा हवाई अड्डा जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा एयरपोर्ट है। हालांकि पूर्णिया के पास भी जो अभी चूंकि नया पूर्णिया आ गया, तो पूर्णिया के पास जो वो पट्टी है, हवाई पट्टी रनवे,
वो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर से दरभंगा के पास जो है वो ज़्यादा होने वाला है, चूँकि भूमि अधिग्रहण यहाँ किया जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा फिर ये हो जाएगा। NH 105 और NH 57 के बिल्कुल निकट है। दरभंगा की सबसे अच्छी बात क्या है कि एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है यहाँ पर। साल 2020 में वाणिज्यिक उड़ानें आरंभ हुई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, वाणिज्यिक उड़ानें। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पहले से एयरपोर्ट रहा है, लेकिन वाणिज्यिक उड़ान की जब बात की जाएगी, कॉमर्शियल फ्लाइट की बात की जाएगी, तो 2020 से यहाँ पर ये मान्यता दिया गया। नहीं तो ये एयरफोर्स के पास हमेशा से ये एयरपोर्ट रहा है। इस एयरपोर्ट के पास बिहार का सबसे लंबा रनवे उपलब्ध है। पूर्णिया बीच में हो गया था लंबा, लेकिन फिर से यहाँ इंटरनेशनल हो गया, तो ये सबसे लंबा रनवे हो गया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में आता है तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के आप लोग चौकन्ना रहिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट के कुल 8 फ्लाइट्स के जरिए रोजाना 1065 के आसपास यात्री आवागमन कर रहे हैं। उड़ान योजना की जो चर्चा हमने किया साथियों, उड़ान योजना में देश भर में जितने एयरपोर्ट्स तैयार किए गए उस सब में सबसे बेहतर एयरपोर्ट का जो काम किया है वो दरभंगा हवाई अड्डा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यात्री यहीं पर पहुंचे हैं, इसीलिए यह सबसे बेहतर एयरपोर्ट्स में से आया है। पूर्णिया हवाई अड्डा देखिए बनकर के तैयार हुआ था और इसका एक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, यहां से सेवा शुरू की गई है। हालांकि यहां पर और भी काम होना है और सीमांचल के एरिया के लिए यह जगह वरदान माना जा रहा है। कुल मिलाकर के सरकार ने जो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, वह लक्ष्य अगर सरकार पूरा करना चाहती है तो निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और एयरपोर्ट्स उन सभी चीजों के लिए रामबाण हो सकता है। आप लोग किस क्षेत्र से आते हैं और आपको लगता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं क्या वहां भी एयरपोर्ट होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट से और आपके नजदीक में, मैंने बिहार के मैप पर पूरे मैप पर बताया कहां कहां एयरपोर्ट हो सकता है, आपके सबसे करीब कौन सा जगह है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अभी तक संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।